नमस्ते छात्रों। आज हम अनुवाद के प्रकार का जो अगला वर्गीकरण है उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने अनुवाद के शैली के आधार पर अनुवाद के प्रकार देखे हैं, साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार देखे हैं, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार। अब देखिए, अनुवाद जिस तरीके से किया जाता है उस आधार पर भी बहुत सारे अनुवाद के प्रकार बन सकते हैं, लेकिन अनुवादकों ने अनुवाद की प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो ही प्रकार मान्य किए हैं या वो स्वीकारते हैं, बल्कि वे अन्य प्रकारों को भी स्वीकारते हैं, लेकिन वे ज़्यादातर विचार जो है या अपना चिंतन जो है दो प्रकार पर वो मानते हैं। उनके अनुसार अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के दो प्रकार, पहला है मूलनिष्ठ अनुवाद और दूसरा है मूल मुक्त अनुवाद। अब देखिए, मूलनिष्ठ और मूल मुक्त इन दो नामों से ही स्पष्ट है कि वहां पे वो अनुवाद किस प्रकार का हो रहा है। अनुवाद जिस तरीके से होगा वो उस तरीके को हम प्रकृति कहेंगे, अर्थात शब्द के बदले शब्द अनुवाद हो रहा है तो शब्दानुवाद है। आगे हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि प्रकृति के आधार पर जो अनुवाद किए जाते हैं, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर, उसमें मुख्यतः विद्वानों ने दो प्रकारों को ज़्यादातर मान्य किया है। उनके अनुसार ये मानते हैं कि ये मूल निष्ठ और मूल मुक्त ये दो प्रकार है। तो पहले इसको जानेंगे, उसके बाद जो बाकी के जो प्रकार है इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मूल निष्ठ और मूल मुक्त जो है ये प्रकार, उसकी चर्चा हम करेंगे पहले, उसके बाद जो अन्य प्रकृति के आधार पर जो प्रकार बताए हैं उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये तो अनुवाद की प्रकृति के आधार पर भी अब उसके कितने भी प्रकार किए जा सकते हैं, फिर भी मोटे तौर पर उसके दो भेद है, मूल निष्ठ और मूल युक्त, मूल मुक्त। मूल निष्ठ अनुवाद ये होता है, इसमें यथासंभव मूल का यथा तथ्य अनुगमन करने वाला अनुवाद मूलनिष्ठ अनुवाद कहलाता है। मतलब मूल में जो भी कुछ लिखा गया है उसके अनुरूप ही वहां पे अनुदित पाठ में लिख देना मूलनिष्ठ अनुवाद कहलाता है। इस अनुवाद में केवल कथ्य का यथावत अनुगमन नहीं किया जाता, अपितु कथन शैली का भी पूर्णतः अनुगमन किया जाता है। कथ्य और कथन से तात्पर्य यह है कि मूल लेखक अपने उस रचना में क्या कहना चाहता है उसको कथ्य कहेंगे, और किस तरीके से कहना चाहता है उसको कथन कहेंगे। तो मूलनिष्ठ अनुवाद के इस प्रकृति में वहां पे अनुवादक जो है मूल के कथ्य को और मूल के कथन को भी वो उसी के रूप में वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। कथ्य और कथन शैली में पर्याप्त ही नहीं अपितु पूर्ण अनुरूपता के कारण यह अनुवाद मूल के निकट रहता है। मतलब वो लगभग मूल के समान ही शैली को अपनाता है, मूल के समान ही उद्देश्य को वहां पे प्रस्तुत करता है, तो वह मूल के निकट ही वो अनुवाद बन जाता है और दोनों में किसी प्रकार के अंतर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मतलब मूल के समान ही शैली वहां पे आबादित रखने के कारण और मूल में जो विचार रखे गए वही वहां पे प्रस्तुत करने के कारण वह मूल और अनुवादित पाठ में ज्यादातर वहां पे अंतर करने नहीं आता, इसलिए इसको मूल निष्ठ अनुवाद कहा जाता है। और दूसरा जो प्रकार है मूल मुक्त अनुवाद, वो क्या है? देखिए, इस अनुवाद में अनुवादक कथ्य की प्रस्तुति में तो स्वतंत्रता नहीं ले सकता। मतलब मूल लेखक ने मूल रचना में जो भी कुछ लिखा है, जो भी विचार व्यक्त किए हैं, उसको वो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, कथन की शैली अथवा अभिव्यक्ति के ढंग में वो अवश्य अपना निजी मार्ग चुन सकता है। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर उस मूल रचनाकार की जो शैली है, मूल रचनाकार का जो कथन का जो तरीका है, वो अनुवादक वहां पे अपने तरीके से अपना निजी जो वहां पे मार्ग चुन सकता है। वह लक्ष्य भाषा की प्रकृति को, अनुवाद के उद्देश्य को, श्रोताओं की योग्यताओं को दृष्टिगोचर करता हुआ उसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। मतलब सामने कौन से पाठक है, सामने पढ़ने वाला वर्ग कौन सा है, उसके आधार पर भी वो अनुवादक जो है मूल रचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिवर्धन वो कर सकता है।
इस दिशा में वह उदाहरणों का देशीकरण भी कर सकता है। उदाहरणार्थ कोई विदेश की रचना है और विदेश में लिखी जाने के कारण वहां पे जो प्रस्तुत हुआ जो वातावरण है, पात्रों के नाम जो है वो उस विदेशी होने के कारण वह अनुवादक जो है उसका देशीकरण, अगर वो रचना भारत की भाषा में अनुवादित हो रही है या हिंदी में अनुवादित हो रही है तो हिंदी के जो नाम है या हिंदी का जो वातावरण है, हिंदी प्रदेश का जो वातावरण है वह उसमें अंतर कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। इस मूल मुक्त अनुवाद को मूलाधारित अथवा मूलाधृत नाम भी दिया जाता है, अर्थात ये पूर्णतः उसका कथ्य जो है बदला नहीं जाता, लेकिन उसकी कथन शैली जो है वातावरण के अनुरूप वहां पे बदल दी जाती है, इसलिए इसको मूल आधारित या मूल धृत नाम भी दिया जाता है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा, बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल मुक्त अनुवाद को मूलाधारित या मूल धृत अनुवाद भी कहते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रकार जो है प्रकृति के आधार पर वहां पे आ जाते हैं, और अन्य जो अनुवादकों ने या भाषा वैज्ञानिकों ने जो अनुवाद के प्रकार को वहां पे स्वीकारा है उसकी भी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। हम अनुवाद के प्रकारों का तीसरा वर्गीकरण देख रहे हैं, अनुवाद के प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार। तो इसमें मुख्यतः दो मूलनिष्ठ और मूल मुक्त ये दो प्रकार देखे, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। देखिए, वास्तव में अनुवाद की प्रकृति के आधार पर ये दो ही प्रकार होते हैं और सभी अनुवाद इन दोनों में से किसी एक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात आगे जो हम अनुवाद के प्रकार देखेंगे वो अभी जो हमने दो प्रकार देखे उसी में ही अंतर्निहित है, फिर भी इनके प्रचलित अन्य प्रकार भी वहां पे देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रकार है शब्दानुवाद। अब ये शब्दानुवाद क्या होता है? अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार में से और एक प्रकार वहां पे आ जाता है शब्दानुवाद। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर स्रोत भाषा के अवतरण का शब्दशः अनुवाद किया जाता है। मतलब मूल भाषा में जो भी कुछ शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को मात्र लक्ष्य भाषा के शब्दों में वहां पे तब्दील किया जाता है या बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी का वाक्य मैं आपको बता देता हूं कि वह वाक्य अंग्रेजी में लिखा गया है और उसका हिंदी में अनुवाद शब्दानुवाद में किस प्रकार होता है। देखिए, उदाहरणार्थ, ही इज गोइंग टू परचेस मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, अर्थात ये अंग्रेजी का वाक्य है। आपने अगर नहीं इसको ठीक से सुना है तो फिर से एक बार दोहराता हूं, ही इज गोइंग टू परचेस मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, अर्थात यह वाक्य कोई तो एक व्यक्ति है और वो मार्केट में कुछ तो सामान लाने के लिए वहां पे गया है, और इसको शब्द के बदले शब्द अनुवाद भी कहते हैं, शब्दानुवाद को। तो उसका शब्दानुवाद क्या हो सकता है देखिए, या किया गया है, वह है जा रहा को खरीदने सामान से बाजार, अर्थात शब्द के बदले शब्द वहां पे रखे जाने के कारण हिंदी की जो भाषिक प्रकृति है या भाषिक व्यवस्था है इसमें किस प्रकार से अंतर आ जाता है और वो अनुवाद किस प्रकार गलत हो जाता है। उदाहरणार्थ देखिएगा, अंग्रेजी का वाक्य हमने देखा ही इज गोइंग टू, और यहाँ पे हिंदी में है वह है जा रहा को परचेस मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, खरीदने सामान से बाजार, अर्थात यहाँ पे भाषा की प्रकृति का ध्यान न रखकर केवल शब्द के बदले शब्द वहां पे रखे गए हैं और इस वजह से यहाँ पे अनुवाद गलत हो रहा है। अथवा यूं कह सकते हैं, इसका अनुवाद शब्दानुवाद इस प्रकार से भी हो सकता है, वह जा रहा है खरीदने को सामान बाजार से। अब ये हिंदी की प्रकृति नहीं है। हिंदी की जो वाक्य व्यवस्था है या वाक्य रचना जो है कर्ता कर्म क्रिया के अंतर्गत ही वहां पे हिंदी का वाक्य लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी का वाक्य जो है कर्ता क्रिया कर्म से वहां पे लिखा जाता है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये हिंदी की वाक्य रचना है और कर्ता क्रिया कर्म ये अंग्रेजी की वाक्य रचना है। तो यहाँ पे अनुवादक को ये ध्यान रखना होता है कि हम जिस भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा की व्यवस्था क्या है, उसकी वाक्य रचना क्या है, उसके वाक्य रचना का सूत्र क्या है, तभी जाकर वो अनुवाद जो है वहां पे सही बन जाता है। तो शब्दानुवाद में केवल शब्द का ध्यान रखा जाने के कारण वहां पे बहुत बार ये अनुवाद जो है सफल नहीं होता, और ये अनुवाद के क्षेत्र में शब्दानुवाद को निकृष्ट दर्जे का अनुवाद कहा जाता है, सबसे घटिया अनुवाद कहा जाता है।
इस प्रकार के अनुवाद को मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः, अर्थात संस्कृत में एक सूक्ति है, मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः, अर्थात मक्खी पर मक्खी मारना कहा जाएगा। मतलब शब्द के बदले वहां पे शब्द रखा जा रहा है, भाषा का ख्याल नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से इस अनुवाद को मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः, अर्थात मक्खी पर मक्खी मारना कहा जाएगा। कभी कभी ऐसा अनुवाद उपहास का विषय बन जाता है, कभी कभी ये अनुवाद जो है मजाक का विषय बन जाता है। ऐसा अनुवाद लगभग स्वीकार नहीं किया जाता, उसको अमान्य किया जाता है। इसलिए जैसे हिंदी के इस वाक्य वह हवा खाने गया है, मान लीजिएगा कि हिंदी का कोई वाक्य है, वह हवा खाने गया है, इस वाक्य का अनुवाद अगर अंग्रेजी में करने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेजी की शब्द रचना या अंग्रेजी की वाक्य रचना है उसके अनुसार अगर उसको वहां पे किया जाता है, वह हवा खाने गया है का अंग्रेजी अनुवाद ही हैज गॉन टू ईट ईयर। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे भी वहां पे गलती हो रही है कि अंग्रेजी की वाक्य रचना अलग है, हिंदी की वाक्य रचना अलग है, परंतु इस प्रकार का अनुवाद तकनीकी विषयों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ज्यादातर ये अनुवाद जो है, शब्दानुवाद जो है, विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको ज्यादातर मान्य किया गया है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर वाक्यों की व्यवस्था नहीं होती, शब्दों के बदले शब्द वहां पे लिखे जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शब्दानुवाद की उपयोगिता वहां पे देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हम एटीएम पर अगर जाते हैं तो एटीएम पर भी वहां पे भाषा के ऑप्शन दिए जाते हैं, और जो आप भाषा चुनते हैं उसमें वहां पे अपनी पूरे काम को वहां पे करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत बार अंग्रेजी शब्दों के अगर आपने हिंदी उस भाषा को चुना है तो हिंदी के शब्द वहां पे सिर्फ लिखे जाते हैं और उसका अनुवाद वहां पे होता हुआ दिखाई देता है। मतलब टेक्नोलॉजी या तकनीकी क्षेत्र में शब्दानुवाद को वहां पे स्वीकारा गया है, लेकिन साहित्यिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में शब्दानुवाद को अब तक वहां पे स्थान नहीं मिल पाया है। साहित्य के क्षेत्र में तो इसको निकृष्ट दर्जे का अनुवाद कहा जाता है। प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार में से दूसरा प्रकार है भावानुवाद। नाम से स्पष्ट है कि मूल में लिखे गए भावों को या भावनाओं को, विचारों को अनुवादित करना भावानुवाद है। कैसे, देखिए, इसमें स्रोत भाषा की रचना के कथ्य को नहीं अपितु उसमें निहित भाव अथवा अभिप्राय को महत्व दिया जाता है। अर्थात मूल भाषा में लिखा गया जो भी कुछ कथ्य है उसके बदले वहां पे मूल रचना में क्या भाव व्यक्त हुए हैं, उस रचना में क्या अभिप्राय व्यक्त हुआ है, उसका आशय क्या है, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। अनुवाद प्रक्रिया के दो पक्षों अर्थ ग्रहण और संप्रेषण में यह संप्रेषण को ही गौरव दिया जाता है। मतलब अनुवाद प्रक्रिया के दो पक्ष है, अर्थ ग्रहण और संप्रेषण। इस भावानुवाद के प्रकार में ज्यादातर संप्रेषण को महत्व दिया जाता है कि मूल में क्या कहा गया है वही बात आगे वहां पे भेजनी है, या संप्रेषण उसको कहेंगे। इसे एक प्रकार से भावात्मक संप्रेषण कहा जा सकता है। मूल में लिखा गया आशय या मूल में लिखा गया अभिप्राय या मूल में लिखी गई भावनाएं उसको ही मात्र वहां पे प्रस्तुत करना, ये भावात्मक संप्रेषण उसको कहा जाता है। अनुवाद का यह भेद ललित साहित्य के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अर्थात साहित्य के भीतर और ललित प्रधान साहित्य, लालित्य प्रधान साहित्य जो होता है, जिसमें अनेक साहित्यिक कोटियां वहां पे की जाती है, तो उस साहित्य के प्रकार में वहां पे ये भावानुवाद जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि अनुवादक इसमें अपनी सर्जन शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता है। मतलब अनुवादक जो है अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो सृजनात्मक कला है, उसका पूरा उपयोग वो वहां पे करता हुआ दिखाई देता है। इसकी एक बहुत बड़ी और उल्लेखनीय विशेषता यह रहती है कि मूल लेखक द्वारा लाए गए सौंदर्य की अनुवाद में पूर्ण रक्षा की जा सकती है। अर्थात भावानुवाद में जो भी कुछ भावनात्मक स्तर पर जो भी कुछ कहा जा रहा है, उस भावनात्मक पक्ष को अनुवादक के जरिए वहां पे उसका सौंदर्य जो है अनुवादक उसकी पूर्ण रक्षा करता हुआ दिखाई देता है। अनुवादक मूल के बाहर का वहां पे कुछ लाने की कोशिश नहीं करता या अपने मन से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करता, केवल और केवल मूल लेखक के भावनाओं को, विचारों को ही वहां पे प्रस्तुत करता है। इसलिए इसे भावानुवाद कहा जाता है। अगला जो तीसरा प्रकार है प्रकृति के आधार पर,
वो है छायानुवाद। इसमें देखिए क्या होता है, इस अनुवाद में अनुवाद मूल से बंधकर नहीं चलता, अपितु उसका केवल प्रभाव ग्रहण करता है। देखिएगा, कोई भी रचना पढ़ने के बाद उस रचना का हमारे ऊपर कोई तो एक प्रभाव पड़ता है, या उसका गहरा प्रभाव पड़ने के बाद छायानुवाद जैसी कुछ बातें जो है वहां पे सामने आ जाती है कि उस रचना में हमने क्या ग्रहण किया और उस रचना में हम पर क्या प्रभाव पड़ा। वह छाया जो है, प्रभाव की छाया मात्र छायावाद में वहां पे प्रस्तुत होती है। यहां तक कि रचना में आए व्यक्तियों और स्थानों के नामों का भी देशीकरण कर लिया जाता है। विशेषता ये अनुवाद जो है, छायानुवाद का जो प्रकार है, ये विशेषता विदेशी रचनाओं का देशीकरण जब किया जाता है तब वहां पे हमें देखने को मिलता है। मूल रचना की अनुदित रचना में छाया रहने के कारण ही इसे छायानुवाद का व्यक्तित्व, पांडित्य, शैली, अभिव्यक्ति कौशल्य आदि प्रतिबिंबित होते हैं। वस्तुतः यह अनुवादक व्याख्याता का रूप लेता है। मतलब विदेश की कोई रचना है और विदेश में उस घटना को लेकर जो भी कुछ वहां पे मूल लेखक लिखता है और उस घटना के अनुरूप भारत या उसका देशीकरण जब किया जाता है तो उस देशीकरण में जो भी कुछ कथ्य वहां पे तथ्य आ जाते हैं तो वहां पे एक प्रकार से अनुवादक जो है उसका व्याख्याता बन जाता है। लोकमान्य तिलक द्वारा गीता रहस्य शीर्षक से किया गया श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद इसका उदाहरण है। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद लोकमान्य तिलक जी ने जब किया तब वह गीता रहस्य नाम से किया और श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव और छाया जो है इस गीता रहस्य में वहां पे दिखाई देती है। हम देख सकते हैं कि छायानुवाद का एक उत्तम उदाहरण है। अर्थात छायानुवाद में इतना समझ लीजिएगा कि मूल रचना का प्रभाव, मूल रचना की छाया मात्र जो है अनुवाद में वहां पे दिखाई देती है, इसलिए इसको छायानुवाद कहा जाता है। तो और भी सारे प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार है, मैं अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करूंगा। और मुझे लगता है कि इतने अब तक के जो मैंने बताए हैं, मूलनिष्ठ अनुवाद, मूल मुक्त अनुवाद, शब्दानुवाद, भावानुवाद और छायानुवाद, अब तक के प्रकार मैंने जो बताए हैं उसको थोड़ा सा एक दो बार सुन लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगले जो प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार है इसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।